Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। देखो, जो ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर की दोनों की मैं यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन विद फुल डिस्क्रिप्शन दोनों तरीके से क्लासेस चला रखा हूँ। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप से, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप से क्लासेस चल रही हैं, ज्योग्राफी की भी फर्स्ट पेपर की भी। और मैं रेगुलर यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता हूँ, और यदि आप इंटरेस्टेड हो और आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे ये सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन ले सकते हो। इनकी एक साथ पीडीएफ भी ले सकते हो, और इनको पीडीएफ लेने का जो मेथड है वो है 7891350470। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं जिनके ऊपर आप ये पीडीएफ ले सकते हो। और ध्यान रखना है, डिस्टर्ब नहीं करना है बिगड़ काम की, चलो आप वैसे ही कॉल कर रहे हो। ध्यान रखना, यहाँ पर आपका चार्ज लगेगा पीडीएफ लेने का भी। और एक और आगे बता देता हूँ, मैं फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा हूँ, और उस व्हाट्सएप ग्रुप का टारगेट है कि आपका 75% प्लस से स्कोर हो। बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है 75% प्लस से स्कोर करवाने के लिए ये दोनों व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ पर मैं रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता हूँ और भी बहुत सारा कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट डालता हूँ। तो आप यदि इंटरेस्टेड हो तो आप इनको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। बहुत कम चार्ज है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इतना कम चार्ज भी हो सकता है, एक तरीके से ये बोल सकता हूँ मैं। और दूसरी साइड मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ध्यान रखो, मैं ऑलवेज 2 रूल फॉलो करता हूँ। पहला रूल होता है, पहले एग्जाम पास करो, नॉलेज तो जिंदगी भर बढ़ाते रहना। सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ोगे तो एग्जाम टॉप करोगे, और अनसेलेक्टेड कंटेंट पढ़ोगे तो एग्जाम फेल करोगे। अब आते हैं हमारा जो आज का मेन टॉपिक है। देखो, मैं ये क्वेश्चन रेगुलर अपनी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डालता हूँ। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया है, डाल दिया है। उसमें 10 क्वेश्चन थे, 10 मिनट का टाइम था। यदि 6 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो नेट है, 7 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपका जेआर फ्लाइट प्रिपरेशन है। तो अब हमें इनको आपस में क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखो, बहुत आसान से क्वेश्चन है, यदि आपकी थोड़ी बहुत भी सही ढंग से की प्रिपरेशन है तो। और अदरवाइज आप यहाँ पर 6 क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे तो आपकी समझो बहुत खराब प्रिपरेशन है, आप एक तरीके से सही ढंग से नहीं पढ़ रहे आप, ये समझो। तो देखो, सेट फर्स्ट और सेट सेकंड ये 2 सेट है यहाँ पर, और आपस में इन दोनों को अपन को मिलाना है कि कौन सा सम्मिलित है। एक साइड के टोटल 4 अनुसंधान दिए हुए हैं, ऐतिहासिक है, कार्यवाही है, सर्वेक्षण है और प्रायोगिक है। और दूसरी सेट में ये 5 तथ्य दिए हुए हैं कि वर्तमान स्थिति है, चरों का नियंत्रण है, प्राकृतिक सेटिंग है, स्थानीय समस्या है और पदोन्मुख है। एक साइड ये 5 है, एक साइड ये 4 है, और आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलान करना है। अब बताओ भाई, यहाँ पर सही क्या होगा, सटासट बताओ, आपको सही करने की कोशिश करनी है। तो देखो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, आपने भी जो आंसर था वो सजेस्ट कर लिया होगा, लेकिन मैं भी बता देता हूँ। जो ऐतिहासिक अनुसंधान है वो किससे संबंधित है? पदोन्मुख से संबंधित है। अच्छा, जो कार्यवाही अनुसंधान है वो स्थानीय समस्याओं से संबंधित है। अच्छा, उसके बाद जो सर्वेक्षण अनुसंधान है वो वर्तमान स्थिति से संबंधित है, और जो प्रायोगिक अनुसंधान है वो चरों का नियंत्रण, ऑप्शन बी से संबंधित है। बिल्कुल इस तरीके का ये मिलान है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। और देखो, एक बार मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ सॉल्यूशन में। तो देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है सॉल्यूशन ऐतिहासिक अनुसंधान का। यह भूतकालीन घटनाओं से संबंधित होता है। जो ऐतिहासिक अनुसंधान होता है, जिसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं, जो हमारी जो घटनाएं पहले घटित हो चुकी हैं उनसे संबंधित होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान तथ्यों की समय व्याख्या और घटनाओं के कारणों और वर्तमान घटनाओं में उनके प्रभावों की व्याख्या करने के लिए पिछली घटनाओं का प्रयोग करता है। देखो, जो ये मैंने इतना लिखा है उसका मटेरियल, उसका मतलब ये है कि जो ऐतिहासिक अनुसंधान है उसके द्वारा जो भूतकाल में घटनाएं घटित हुई थी उनको जाना जाता है, उनके कारणों को जाना जाता है कि वो घटनाएं क्यों घटित हुई थी। फिर उनके प्रभावों को जाना जाता है कि उन घटनाओं से क्या क्या प्रभाव पड़े थे।
और इन सब को जानकर भविष्य में उन घटनाओं के से संबंधित क्या हुआ जाता है, अलर्ट हुआ जाता है। जाना जाता है कि यदि ये घटनाएं दोबारा घट गई तो उसके ये प्रभाव पड़ेंगे, और यदि हमने इस तरीके से काम किया तो वो घटनाएं घट सकती हैं। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो भी ये कंडीशन हुई थी। अब हमें बुकों में पढ़ लिया कि सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों हुआ था और उसके क्या क्या बैड इफेक्ट पड़े थे। तो अब हम सेकेंड वर्ल्ड वार को पढ़ के तीसरा वर्ल्ड वार होने से पहले सोचेंगे कि अब और भी ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस तरीके से ऐतिहासिक अनुसंधान में क्या होता है, पिछली घटनाओं को समझा जाता है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है और भविष्य के लिए अलर्ट हुआ जाता है कि भविष्य में हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जो पहले हो चुका है। उसके बाद बाकी इसके जो ये 3 सॉल्यूशन है, कार्यवाही है, सर्वेक्षण है, प्रायोगिक है, इन तीनों के बारे में मैं जो पिछला हमारा जो चैप्टर था 24 उसमें मैं करवा चुका हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखें प्लीज़। वहाँ पर मैं इन तीनों का डिस्क्रिप्शन लिखवा चुका हूँ। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए है ओजोन, बी है CO2, सी है ओजोन और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है और आपको पता चलाना है कि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। तो एक बार खुद आंसर सजेस्ट कर लो, फिर मैं तो बताऊँगा ही आपको। तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड, कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब देखो हम पढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, इसके क्या क्या मतलब होते हैं। सबसे पहला है ग्रीन हाउस गैस। पृथ्वी के वायुमंडल की वे गैस जो सूर्य की गर्मी को अवशोषित करती हैं। मतलब ग्रीन हाउस गैस वो समस्त गैसें होती हैं जो सूर्य की गर्मी को अवशोषित करती हैं। अब ग्रीन हाउस गैसों के लिए इससे क्या होता है, भूमंडलीय उष्मीकरण में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस गैस वो समस्त गैस होती हैं जो सूर्य की गर्मी को अवशोषित करती हैं और ग्रीन हाउस गैसों की वजह से भूमंडलीय उष्मीकरण होता है। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ग्रीन हाउस गैसों के, जैसे जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये टोटल 6 बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस है। क्या है, बहुत ही अधिक मात्रा में इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैसेज हैं और इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस में इफेक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड। यदि क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी है, तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना। अब देखो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है ग्रीन हाउस गैसों को याद रखने के लिए। ओ मीना कल काजल लगाना, एक सिंपल सा है, ओ मीना कल काजल लगाना। कोई लड़का है वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि ओ मीना कल काजल लगाना, तू बहुत मस्त लगती है उसमें। तो हम यहाँ पर इसको समझते हैं। ओ का मतलब होता है ओजोन, मी का मतलब है मीथेन, कल का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, जल का मतलब है जलवाष्प और ना का मतलब है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये ट्रिक आपको इस तरीके से याद रखनी है कि आप अपनी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम काजल, आपकी गर्लफ्रेंड का, और आप उसको बोल रहे हो कि काजल, ओ मीना कल काजल लगाना। सॉरी, आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसका नाम मीना है और उसको आप काजल लगाने के लिए बोल रहे हो कि मीना कल काजल लगाना। उसके बाद है भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची में नवीनतम जोड़ा गया। ये कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय की सूची में इंक्लूड विश्वविद्यालय हैं और इनमें से कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जो हाल ही में जोड़ा गया है? आप बताओ, फिर मैं तो बताऊंगा यार, हर क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा मैं तो आपको, आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा मैं एक तरीके से महाराज बन के। तो देखो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय वो क्या है, सबसे नवीनतम केंद्रीय विश्वविद्यालय। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। यूजीसी द्वारा प्रकाशित केंद्रीय विश्वविद्यालय की सूची में 1 नवंबर 2019 तक
टोटल 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, जिसमें आंध्र प्रदेश नवीनतम सूची का विश्वविद्यालय था। कि 1 नवंबर 2019 तक यूजीसी की सूची में टोटल 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय इंक्लूड थे, जिसमें आंध्र प्रदेश नवीनतम था। उसके बाद 298वां क्वेश्चन है कि समव्यय SAMVAY के बारे में विचार करो। पहला है पारंपरिक और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए। दूसरा है युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना। तीसरा है 2013 में यूपीए सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो ये 3 कथन हैं आपके पास, और इन तीनों में से आपको पता चलाना है कि कौन सा सही है। तो आपके पास टोटल नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही आंसर का पता बताओ कि आप इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो मैं बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि जो पहला और दूसरा ये दोनों बिल्कुल सही हैं। कि जो समव्यय है वो पारंपरिक और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए है और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करने के लिए, ये 2 है। और ये 2013 में शुरू की गई थी, ये बात गलत है। अब क्यों गलत है मैं बताऊंगा आपको आगे। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं SAMVAY की। S का मतलब होता है स्किल, A का मतलब है असेसमेंट, M का मतलब है मैट्रिक्स, V का मतलब है वोकेशनल, A का मतलब है एडवांसमेंट और Y का मतलब है यूथ। बहुत आसान सी फुल फॉर्म है, याद कर लेना। मैं तो याद करूँगा नहीं इसको। अब समव्यय युवाओं के व्यावसायिक उन्नति के लिए कौशल मूल्यांकन मैट्रिक्स है। ये क्या है? युवाओं के व्यावसायिक उन्नति के लिए कौशल मूल्यांकन मैट्रिक्स है। और ये सितंबर 2014 में MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना ये। और जो ये इसका उद्देश्य क्या है? संरचित रोजगारोन्मुखी ये इसका उद्देश्य है। अल्पावधि पाठ्यक्रमों के माध्यम से विविध क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति का विकास करना, एक इसका ये भी टारगेट है। क्या टारगेट है? कि अल्पावधि पाठ्यक्रमों के माध्यम से विविध क्षेत्रों के लिए कुशल जनशक्ति का विकास करना। उसके अलावा यह है NSQF राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क का अनुसरण करता है। जो ये समव्यय है वो NSQF का अनुसरण करता है। और NSQF का इंग्लिश फुल फॉर्म है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क। समव्यय व्यावसायिक और पारंपरिक शैक्षिक प्रणाली में एकीकरण की अनुमति देता है। ये क्या करता है? व्यावसायिक और पारंपरिक शैक्षिक प्रणाली में एकीकरण की अनुमति देता है। आसान से क्वेश्चन, पसीने तो नहीं आ रहे ना आपको क्वेश्चनों को देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन THE की इमर्जिंग इकोनॉमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में सर्वोच्च रैंक पर कौन सा भारतीय संस्थान है? कि टाइम्स हायर एजुकेशन की इमर्जिंग इकोनॉमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में सर्वोच्च रैंक वाला कौन सा भारतीय संस्थान है, पता चलाना है। ये 4 टोटल संस्थान दिए हुए हैं आपके सामने, पढ़ सकते हो आप। मैं नहीं पढ़ के बताऊंगा इन 4 ऑप्शनों को, आपको खुद को पढ़ना होगा। तो जो 299वां क्वेश्चन है उसका मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ आपको, वो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। आगे चलो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा देता हूँ कि जो ये रैंकिंग हुई थी टाइम्स हायर एजुकेशन की इमर्जिंग इकोनॉमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो इसमें जो भारतीय विज्ञान संस्थान था उसका, जो कि बेंगलोर में है, उसका 16वां स्थान था। IIT खड़गपुर का 32वां स्थान था और IIT बॉम्बे का 34वां स्थान था। ये आपको ध्यान रखना है। दोबारा बताता हूँ, भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलोर में कौन सा स्थान था? 16वां स्थान। IIT खड़गपुर 32वां स्थान
IIT बॉम्बे 34वां स्थान। रट लो, रटना पड़ेगा ये सब। अब आगो भाई, इनको भी मिलान करना है अपन को। आसान सा क्वेश्चन है, सटासट मिला दो, नहीं आता है तो भी मिला दो, आता है तो भी मिला दो। एक साइड लिस्ट फर्स्ट है, एक साइड लिस्ट सेकंड है। यहाँ पर मैंने सेट नहीं लिखा क्योंकि लिस्ट लिख दिया था यहाँ। तो एक साइड है लिस्ट फर्स्ट में वुड्स डिस्पैच, हॉटोंग कमेटी, हंटर कमीशन और सॉर्जेंट रिपोर्ट। और इसके अलावा जो लिस्ट सेकंड है उसमें है प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का अलगाव, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता और मानक में सुधार, उच्च शिक्षा पर पहला नीतिगत उपाय और यूजीसी की स्थापना की सिफारिश। तो आपस में इनको मिलाना है, ऐसे ही मिला दो बिना ऑप्शन देखे हुए, सबसे बेस्ट रहेगा। जो मिलान हो आपका वो मिला हुआ, आपको मैं ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर, आपको केवल इसी तरीके से मिलाना है। मिलाओ, गलती तो करोगे, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते आप। मिलाओ, चलो मैं बता देता हूँ, बहुत टाइम हो गया। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो वुड्स डिस्पैच है वो किससे संबंधित है, बताओ आप। याद करो एक बार कि वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है, उच्च शिक्षा पर पहला नीतिगत उपाय। आंख बंद करके सोचना है। हॉटोंग कमेटी, फिर आंख बंद करके सोचो कि हॉटोंग कमेटी क्या है। वीडियो को रोको, फिर सोचो ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता और मानक में सुधार से। फिर आता है हंटर कमीशन। इसके बारे में आप आंख खोल के फिर सोचो कि हंटर कमीशन क्या था और ये किससे संबंधित था। तो हंटर कमीशन है जो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का अलगाव करता है, प्राथमिक शिक्षा और हाई एजुकेशन के बीच में अलगाव करता है। और लास्ट का चौथा, ये आप बिना सोचे अब आंसर सही कर सकते हो क्योंकि चौथा फ्री है, ये 3 के साथ एक फ्री था। सॉर्जेंट रिपोर्ट के बारे में सोचो। सबसे पहले सॉर्जेंट रिपोर्ट क्या होती है और इससे क्या होता है। तो सॉर्जेंट रिपोर्ट यूजीसी की स्थापना की सिफारिश करती है। आ जाओ भाई, सारा मैंने लिख दिया जो जो मेरे को आता था वो। 1854 में वुड्स डिस्पैच ने उच्च शिक्षा पर पहला नीतिगत उपाय सुझाया था। ये आंख खोल के याद करना है आपको कि 1854 में वुड्स डिस्पैच ने उच्च शिक्षा पर पहला नीतिगत उपाय सुझाया था। ध्यान रखना, आप इनको लिखने में टाइम वेस्ट ना करें प्लीज़, बेस्ट रहेगा आप इनको बार बार देखें। साथ ही साथ यदि आपको चाहिए ही लिखोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप मेरे से इनकी PDF ले सकते हो, उससे मेरे भी कमाई हो जाएगी और आपका भी काम निकल जाएगा। तो इनको लिखोगे उसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, टाइम है नहीं। यहाँ पर लिखने में जितना टाइम दोगे उससे बेस्ट और भी दूसरा कंटेंट पढ़ने में टाइम लगाओ। इनकी PDF मैं बिल्कुल इसी तरीके से दे दूँगा आपको, और वीडियो को 2-3 बार देखो, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी क्या होती है, हम लिखते हैं फिर साइड में रख देते हैं, या लिखा हुआ तो है ही बाद में पढ़ लेंगे, और फिर हमारे ध्यान आता है जब एग्ज़ाम के 3 दिन बच जाता है, फिर अरे यार इसको तो मैंने पढ़ा ही नहीं। फिर क्या करते हैं हम, उसको छोड़ के चले जाते हैं। फिर एग्ज़ाम दे के आते हैं, फिर रिजल्ट फेल आता है, फिर सोचते हैं यार उसको मैं पढ़ लेता तो मेरा हो जाता। बहुत बड़ी भूल हो गई मेरे से, मैंने लिखा था यार लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया उसको, लास्ट में टाइम कम बचा मेरे पास। फिर हम इस तरीके के एक्सक्यूज करते हैं। तो बेस्ट है ना वो एक्सक्यूज मैं बता दिया आपको, अब मत करो वो एक्सक्यूज आप, और इनको मत लिखो आप, इनको केवल बार बार वैसे देखो। लिखना है तो मेरे से PDF ले लो आप, मैं पूरी PDF दे दूंगा, आगे के क्वेश्चन की भी PDF दे दूंगा आपको एडवांस में। और PDF लेने का जो मेथड था वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दोबारा रख लो 7891350470। उसके बाद है 1929 की हॉटोंग समिति। ध्यान रखना है, हॉटोंग समिति किससे संबंधित है, 1929 से। शिक्षा के विश्वविद्यालय स्तर की गुणवत्ता और मानक में सुधार पर जोर दिया। जो 1929 की हॉटोंग समिति थी उसने शिक्षा के विश्वविद्यालय स्तर की गुणवत्ता और मानक में सुधार पर जोर दिया। आगे आ गया भाई हंटर कमीशन। हंटर कमीशन कब आया था, 1920 में। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हंटर कमीशन ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 1920 में।
जिसमें प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के अलगाव की सिफारिश की गई थी कि प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को दोनों को अलग कर दिया जाना चाहिए। किसने कहा था? हंटर कमीशन ने। कब कहा था? 1920 में। अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। यदि ये मैं वहाँ डाला था क्योंकि मैं कई बार दूसरे जो ग्रुप हैं उनमें भी शेयर कर देता हूँ अपनी PDF को, जिससे और भी बंदे जुड़ जाएँ। तो मैंने इस वजह से डाल दिया। पूर्ण विवरण के लिए 7891350470 पर कांटेक्ट करें या यूट्यूब चैनल जो यूनिक स्टडी विद अजय उसके ऊपर सर्च करें। उसके बाद आता है सोर्जेंट रिपोर्ट। कब आई थी? 1944 में आई थी। पहली बात, आंख बंद करो फिर सोचो। सोर्जेंट रिपोर्ट 1944 में आई थी। इसने क्या किया था? UGC के तरह के निकाय की स्थापना की सुझाव दिया था कि सोर्जेंट रिपोर्ट ने 1944 में कहा था कि एक UGC के समान हमें एक निकाय की स्थापना करनी चाहिए। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि UGC की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी। UGC की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी, ये आपको आंसर ढूंढना है और कमेंट करके बताना है। अब आ जाओ भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ICT अभिसरण किन का एक संयोजन है? कंप्यूटिंग का, दूरसंचार का, मीडिया का, सरकार का। उचित उत्तर का चयन करो। A है ABCD, B है ABC, C है ABD और D है ACD। बताओ भाई आंसर इसका भी। मैं तो बताऊंगा। तो देखो भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ABC। क्या है? A, B और C। ICT अभिसरण एक कंप्यूटिंग, दूरसंचार और मीडिया इन तीनों का संयोजन है। कंप्यूटिंग, दूरसंचार और मीडिया तीनों का संयोजन है। छोटी छोटी बातें बता देता हूँ मैं आपको, नहीं पता होगा। ICT का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का अभिसरण तब होता है जब कंप्यूटिंग, दूरसंचार और मीडिया एक डिजिटल फॉर्मेट में एक साथ जुड़ते हैं। कि जो ICT है उसका अभिसरण कब होता है? जब कंप्यूटिंग, दूरसंचार और मीडिया तीनों के तीनों एक डिजिटल फॉर्मेट में आपस में जुड़ते हैं। और ICT अभिसरण का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्मार्टफोन। जो हमारा स्मार्टफोन होता है जिसमें हम YouTube चलाते हैं, WhatsApp चलाते हैं और भी कुछ कुछ स्पेशल चीज़ देखते हैं अकेले में बैठ के, तो वो क्या है? स्मार्टफोन है। वो ICT अभिसरण का एक एग्जाम्पल है। अब आ जाओ भाई 302 क्वेश्चन पर। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो व्याख्या का लिखित साधन है। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो व्याख्या का लिखित साधन है। साधन नाम याद आ गया था लेकिन साधन है, यहाँ पर साधन नहीं है। ऑप्शन ए है OMR, B है पंचकार, C है ऑप्टिकल स्कैनर, D है चुंबकीय टेप। यार यहाँ पर तो मैं भी दिमाग नहीं लगाया, मैंने इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बता दिया आपको। OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, इसका मैंने आंसर खुद को ही बताया, आपने आपको खुद को डायरेक्ट वैसे बता दिया, कोई ना। अब आ गया भाई बहुत लंबा क्वेश्चन, पूरे एक पेज का है, तो बिल्कुल शुरू से पढ़ते जाओ, खोपड़े में याद करते जाओ, वरना फिर ऊपर करते रह जाओगे। मिलान फर्स्ट, सेट फर्स्ट, सेट सेकंड, वापस सेट आ गया। एक साइड है फिशिंग, दूसरी साइड है प्लास्टर। एक साइड लिखा हुआ है एक ही कंप्यूटर पर बड़ी संख्या में ईमेल संदेश भेजे जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप कंप्यूटर में बहुत अधिक ईमेल होता है और वह अब ठीक से कार्य नहीं कर पाता। दूसरा आ गया व्यक्तिगत जानकारी देने में किसी को छल करने के लिए ईमेल या वेबसाइट भेजने की आपराधिक गतिविधि। इनको पढ़ लो फिर, वरना मैं नीचे कर लूँगा, फिर आप ऊपर का भूल जाओगे, फिर नीचे का भूल जाओगे, फिर ऊपर का भूल जाओगे, ऐसे चलता रहेगा। एक बार इनको अच्छी तरीके से खोपड़े में बैठा लो कि मैं दो ऑप्शन क्या बोला हूँ। फिर चलेंगे तीसरे ऑप्शन पर, पेटाप्लॉप, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो तथ्यों और संख्याओं को एक ग्राफ या चार्ट में बदल देता है। और चौथा है मेल बॉक्स, एक इकाई जो मापती है कि कंप्यूटर कितनी तेजी से काम करता है। बहुत शानदार से क्वेश्चन है, बताओ। और ये है इसका मिलान, आपके सामने दिखा हुआ है।
आपको क्या करना है, खाली पेज तो लेके बैठे हो आप, और इनको आपको मिलान करना है। एक खाली पेज में लिख लो कि ए 2 से संबंधित है, बी 1 से संबंधित है, सी 3 से संबंधित है, डी 4 से संबंधित है। मैं ये बोल दिया तो आप इसी तरीके से मत कर देना, क्योंकि गलत है मैं बताया जो, मेरे को खुद को नहीं पता है क्या इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। मिला के बता देता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले फिशिंग क्या होता है, व्यक्तिगत जानकारी देने में किसी को छल करने के लिए ईमेल या वेबसाइट भेजने की एक आपराधिक गतिविधि है। जब आपने ईमेल पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा दिया यहाँ पर देख लेना। तो ईमेल हैकिंग, ईमेल को जो हैक करते हैं ना, तो ईमेल 3 तरीके से हैक होती है। एक स्पैमिंग होता है, वो सॉरी फिशिंग होता है, एक सप्लॉग होता है, और एक और होता है जो आप खुद याद करना। 3 तरीके से ईमेल हैक होती है, एक फिशिंग होता है, एक सप्लॉग होता है, एक जंक मेल भी होता है। क्या होता है? जंक मेल। दूसरा होता है प्लास्टर, प्लाटर, सॉरी प्लास्टर नहीं प्लाटर कई बार मैं भी गलत पढ़ देता हूँ। प्लाटर क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो तथ्यों और संख्याओं को एक ग्राफ या चार्ट में बदल देता है। उसके बाद आता है पेटाप्लॉग। ये क्या है? एक इकाई जो मापती है कि कंप्यूटर कितनी तेजी से काम कर रहा है। क्या है ये? पेटाप्लॉग। मेल बॉक्स क्या है? एक ही कंप्यूटर पर बड़ी संख्या में ईमेल संदेश भेजे जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कंप्यूटर में बहुत अधिक मेल होता है और वह अब ठीक से कार्य नहीं करता है। मेल बॉक्स क्या होता है? सबसे पता चल गया होगा, थोड़े से दिमाग लगाया होगा। तो मेल बॉक्स मतलब मेलों का डब्बा, जहाँ पर मेल आती रहती है, फिर आती रहती है, फिर आती रहती है, आती रहती है, स्टोरेज होता जाता है। हम बहुत सारी मेलों को पढ़ते नहीं है, दिन में 10-10, 20-20 मेल आ रही हैं। वो क्या एक जगह इकट्ठी हो रही है, वो क्या है? मेल बॉक्स है। और जब बहुत सारी मेल इकट्ठी हो जाती है तो वो हमारा सही ढंग से काम करने नहीं लगता, वो काम करने में खराबी करने स्टार्ट कर देता है, हैंग होने लग जाता है वो, क्योंकि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये मेरा तुक्का था। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 304 पर। अभिकथन और कारण दोनों चीज दे रखा है। अभिकथन है रैम एक अस्थायी मेमोरी है। कारण है रैम में सूचना हमेशा के लिए लिखी जाती है, इसे आसानी से मिटाया या खत्म नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शन है, छुपा लेता हूं एक बार। 4 ऑप्शन है, दोनों सही। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन बी दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी ए सही आर गलत, ऑप्शन डी ए गलत आर सही। चलो आप इसका आंसर बताने से पहले आंख बंद करके रैम की फुल फॉर्म बताओ। रैम की फुल फॉर्म क्या है? सोचो एक बार, फिर मैं बताता हूँ। रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर उसके बाद रोम की फुल फॉर्म बताओ आप। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इन दोनों को याद करो। अब याद करो कि यार रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या है? और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, तो ये क्या है? दोनों को समझो आप। आंख बंद करो वापस और दोनों के बारे में सोचो, रैम और रोम के बारे में। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, दोनों क्या हैं, दोनों किस तरीके की होती हैं, क्या काम करती हैं, कहाँ पर होती हैं, सभी क्वेश्चनों का आंसर दो। 304 में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो भाई जो आर है वो गलत है यहाँ, कि जो रैम में होती हैं वो एक अस्थायी मेमोरी है। यहाँ पर लिख रखा है कि रैम में सूचना हमेशा के लिए लिखी जाती है, इसे आसानी से मिटाया या खत्म नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये कंडीशन रोम की है, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी बोल रहे हैं, कि केवल पढ़ सकते हो आप, इसको डिलीट नहीं कर सकते। एक रैम है, एक रोम, दो भाई हैं। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। तो जो रीड ओनली मेमोरी है, जिसको हम रोम बोल रहे हैं, वो भाई साहब बोलते हैं कि भाई तुम लोग मेरे को केवल पढ़ सकते हो, रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ सकते हो, ना तो मेरे को डिलीट कर सकते, ना ही मेरे को कुछ चेंजिंग कर सकते। मैं रहूँगा जैसे रहूँगा, केवल आप पढ़ सकते हो। और जो वो रैम भाई साहब हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो बोलते हैं कि आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, मेरे को डिलीट भी कर सकते हो, मेरे में कुछ चेंजिंग भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरे में क्या करते हो। तो ये दोनों में अंतर है। आ जाओ देख लो एक बार। रैम एक अस्थायी मेमोरी है, इसमें सूचना स्थायी नहीं होती। रोम एक स्थायी मेमोरी है, इसमें सूचना स्थायी रहती है। और ये भाई
इन 10 क्वेश्चनों की आंसर की है, ये भी देख लेना। बहुत मज़ा आया होगा क्लास में। बिल्कुल इसी तरीके के और भी बहुत सारे वीडियोस देखने हैं इम्पोर्टेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, लाइक करो, ढेर सारे कमेंट करो, और क्या सुधार करना चाहिए वो बताओ। और भाई लोगों, क्यों बिगड़ काम लिखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो? बेस्ट है आप PDF ले लेना मेरे से, 100-200 रुपये खर्च होंगे आपके, पूरी PDF मिल जाएंगे आपको एक साथ। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ने में दो यार, क्यों लिखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो आप? तो थैंक्स देखने के लिए, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, चारों काम तो ज़रूर करना ही है आपको। ठीक है, बाय।